एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। जब मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे बहुत क्विकली टॉपिक को देखते हैं। हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स। जब भी हम कुछ गुड्स सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें इनवॉइस कब तक इशू करना होता है। देखो, जब भी हमारे गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स हमें इनवॉइस इशू करना पड़ता है। जब भी वो गुड्स हमारे फैक्ट्री का गेट क्रॉस करते हैं, जब भी रिमूवल स्टार्ट होती है, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है तो ऑन और बिफोर डिलीवरी, जब भी आप उसकी डिलीवरी दे देते हो कि भैया अब आप ले जाओ, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना होता है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में पेमेंट डेट या रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर तक आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर डिलीवरी का। न्यूज़पेपर वाला आपके घर पे रोज न्यूज़पेपर फेंक के जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो रोज आपसे कहता है कि भैया आज मैंने आपको ये वाला न्यूज़पेपर दिया, मुझे पैसे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे आपको एक पूरी लिस्ट बना के दे देते हैं कि इस दिन मैंने आपको ये सारे न्यूज़पेपर दिए थे। तो वो जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं पीरियोडिकल स्टेटमेंट। ऐसी कोई पीरियोडिकल स्टेटमेंट हो या फिर जिस दिन आप उसमें एक्चुअल में पेमेंट कर दो, विच एवर इज अर्लियर तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जब भी हम कोई गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं तो 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल या डेट ऑफ अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सपोज करो मैंने आज भेजे हैं गुड्स अप्रूवल के लिए, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल या फिर जिस दिन एक्चुअल अप्रूवल मिल जाएगी, विच एवर इज अर्लियर तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमारे पास है वो हमें देखना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। जब भी हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम, हमें इनवॉइस कब तक इशू करना होता है। तो सर्विसेज के केस में याद रखना कि जब भी हमारी सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है, सपोज करो मेरी सर्विस स्टार्ट हुई 1 मई को एंड वो एंड होगी 31 मई को। 1 मंथ का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिस दिन भी सर्विस कंप्लीट हो रही है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। बैंक एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 30 डेज की जगह 45 डेज दिए गए कि वो 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमारा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो 1 मंथ का था और वो बीच में टर्मिनेट हो गया, फिर 12 मई को टर्मिनेट हो गया। अगर हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बीच में टर्मिनेट हो गया तो उस केस में जिस दिन भी वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है उस दिन या उस दिन से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट किन्हें माना जाता है? जो 3 मंथ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई किया जाता है। अब इसमें आपके कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस जो आता है उसमें आपको सबसे पहले चेक करना है क्या कोई इवेंट फिक्स है। अगर कोई इवेंट फिक्स होता है तो उस इवेंट वाले दिन या उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर आपकी कोई ड्यू डेट फिक्स है तो उस दिन, ड्यू डेट वाले दिन या उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ना ही आपका इवेंट फिक्स है और ना ही आपकी ड्यू डेट फिक्स है तो उस केस में जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस दिन या उस दिन से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे लो, सपोज करो एक बिल्डर है और आपने उस बिल्डर को 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि हर 2 फ्लोर बनने के बाद आप उसे पेमेंट करोगे, तो इस केस में आपका इवेंट फिक्स है। इवेंट क्या है? 2 फ्लोर। तो ऐसे अगर कोई इवेंट फिक्स है तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या उस दिन से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सपोज करो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसे हर 6 मंथ में पेमेंट करोगे, तो इस केस में आपकी ड्यू डेट फिक्स है। तो ड्यू डेट फिक्स है तो उस दिन या उस दिन से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और ना, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ना इवेंट फिक्स है और ना ही ड्यू डेट फिक्स है तो उस केस में जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस दिन या उस दिन से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तब मानेंगे कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक था ये तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखो, जब भी आप कोई गुड सप्लाई करते हो तो उसमें जब आप इनवॉइस इशू करते हो तो हमेशा उस इनवॉइस की आपको 3 कॉपीज बनानी पड़ती हैं। 3 कॉपीज बनानी पड़ती हैं। फर्स्ट कॉपी जाती है रिसिपिएंट के पास, सेकेंड कॉपी जाती है ट्रांसपोर्टर के पास एंड थर्ड कॉपी जो है हमारा जो सप्लायर है वो अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारे मिस्टर ए हैं, उन्होंने कुछ गुड सप्लाई करे हैं मिस्टर बी को, सप्लाई किए हैं।
ठीक है, इस केस में, और इन्होंने जो सप्लाई की है उसके लिए हेल्प लिया इन्होंने जीटीए की। अब जो फर्स्ट कॉपी होगी वो मिस्टर बी के पास जाएगी, सेकंड कॉपी जीटीए के पास जाएगी, एंड थर्ड कॉपी मिस्टर ए अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखेंगे। तो जब भी आप कोई गुड सप्लाई करते हो तो जो आपको इनवॉइस बनाना होता है उसकी ट्रिप्लीकेट कॉपीज बनानी होती है, 3 कॉपीज बनानी होती है। ठीक है, जब भी आप कोई सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपको डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ती है इनवॉइस की। फर्स्ट जाती है रिसिपेंट के पास एंड सेकंड सप्लायर अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखता है। जितने भी इनवॉइस है वो आपके सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, उनके ऊपर एक सीक्वेंस में नंबर चलना चाहिए, और सारे इनवॉइस जो है आपके जीएसटीआर 1 में अपडेटेड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ई इनवॉइस का। ई इनवॉइस क्या होता है ये हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसे हम वहां पे कवर करेंगे। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे पढ़ने वाली यही बात है कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 कॉपीज बनानी है इनवॉइस की, और अगर सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइस की 2 कॉपीज बनानी है। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक सपोज करो एग्जाम्पल लो, मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, और मिस्टर बी हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर बी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने सप्लाई करी जिसका प्राइस था आपका 150 रुपीज। ठीक है, अब मिस्टर बी में सपोज करो ये जो है ना शॉपकीपर, वो स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी जो शॉप करते हैं ना, स्टेशनरी वाली शॉप होती है, मिस्टर ए की स्टेशनरी की शॉप है। हम सपोज करो मिस्टर बी गए, मिस्टर बी ने ये पेन परचेज करा जिसकी प्राइस थी 150 रुपीज। अब मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से भैया पेन दो, पैसे लो और मैं जा रहा हूँ, मुझे बिल नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, जो हमारे सप्लाई है उसकी वैल्यू जो है लेस देन 200 है, और जो हमारा रिसिपिएंट है उसे बिल चाहिए भी नहीं, उसे इनवॉइस चाहिए भी नहीं, तो इस केस में अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या है? जो हमारा इनवॉइस, जो हमारा प्राइस है वो लेस देन 200 होना चाहिए, रिसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और रिसिपिएंट को बिल चाहिए भी नहीं, डजंट रिक्वायर द बिल, रिसिपिएंट को बिल चाहिए भी नहीं। ये तीनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस केस में अगर आप इनवॉइस नहीं इश्यू करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, सपोज करो मिस्टर ए ने ऐसी पूरे दिन में 20 ट्रांजेक्शन करी, जैसे ये वाली ट्रांजेक्शन है, इसी तरह की एक दिन में पूरी 20 ट्रांजेक्शन करी, तो क्या करेंगे डे एंड पे, जब भी उनका डे एंड होगा उस पे वो 20 जो इनवॉइस का जितना भी अमाउंट आएगा, जितना भी 20 इनवॉइस का अमाउंट होगा उतने अमाउंट का एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देंगे। क्या करेंगे? एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देंगे उन सब अमाउंट का टोटल करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सप्लायर शेल इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस एट द डे एंड। एक डे एंड पे जितनी भी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिनमें प्राइस 200 से कम था, हमारा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था और रिसिपिएंट को इनवॉइस चाहिए भी नहीं था, ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका डे एंड पे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू किया जाता है। ठीक है जी। अब ये वाला जो प्रोविजन है ये मल्टीप्लेक्स जो होते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उन्हें ये वाली लेवरेज नहीं दी गई है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में ना बहुत बार होता है टिकट्स की जो प्राइस होते हैं 200 से कम होते हैं, तो उस केसेस में ये वाला मल्टीप्लेक्स के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता। अब चलते हैं हमारे पास मेन टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई इनवॉइस, बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली पढ़ा दूंगी सारा। ठीक है, आपका सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? ई इनवॉइस। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ई इनवॉइस होता क्या है। देखो, गवर्नमेंट का ना एक पोर्टल है जिसका नाम है IRP पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है? IRP पोर्टल। अब गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई करके कहा कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कोई इनवॉइस बनाओगे तो आपको हमारे IRP पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और वहां पे अपना इनवॉइस बनाना है। कोई अलग चीज नहीं है, इनवॉइस में जो डिटेल आप डालते हो, नेम एड्रेस वगैरह जो भी चीज डालते हो सेम वहीं पे वही डिटेल्स होंगी, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है हमारे IRP पोर्टल पे जाके। आप मैनुअल इनवॉइस नहीं बना सकते, आप किसी और साइट पे जाके इनवॉइस नहीं बना सकते, आपको हमारे IRP पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहां जाके लॉग इन करना पड़ेगा और वहां पे जाके आप इनवॉइस प्रिपेयर करोगे। कुछ लोगों को नोटिफाई करके गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इनवॉइस प्रिपेयर्ड थ्रू IRP। IRP की फुल फॉर्म क्या है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके आप जो इनवॉइस प्रिपेयर करोगे उसे कहते हैं ई इनवॉइस। ठीक है जी। अब किन लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोला, ये देखो, आप गवर्नमेंट ने कहा कि 2017-18 से लेकर प्रेजेंट अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ थी तो आपको ई इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 से लेकर आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गई है तो भैया आपको ई इनवॉइस आपके ऊपर मैंडेटरी हो गया है। क्या लिखा है? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन बनाएंगे जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर पैन लेवल पे, इंडिया लेवल पे, किसी एक स्टेट में नहीं, इंडिया लेवल पे, पैन लेवल पे
किसी भी फाइनेंशियल ईयर, एनी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से एक्सीड कर गई है 5 करोड़, क्या कंडीशन है, 2017 से लेकर अभी तक किसी एक फाइनेंशियल ईयर में भी, एनी वन फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपकी 5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर इंडिया लेवल पे क्रॉस कर जाती है 5 करोड़ को, तो आपको के ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाता है। आपको ई इनवॉइस के थ्रू ही अपने इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे। आप कहोगे कि मैम नहीं बनाएंगे तो भैया आप नॉन कंप्लाइंट में आ जाओगे, आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ट्रांजेक्शन्स आती हैं उनके ऊपर भी आप ई इनवॉइस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इसका नाम जो है वो है IRP पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, लेकिन यहाँ से आप क्रेडिट डेबिट नोट भी बना सकते हो। इनवॉइस भी प्रिपेयर कर सकते हो, डेबिट नोट भी कर सकते हो, क्रेडिट नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनवॉइस ही करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल था। ई इनवॉइस होता क्या है, ऐसा इनवॉइस जो गवर्नमेंट के IRP पोर्टल पे जाके लॉगिन करके जो प्रिपेयर करा जाता है उसे कहते हैं ई इनवॉइस। ई इनवॉइस मैंडेटरी किन किन के ऊपर है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2017 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ क्रॉस कर गई है, उनके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद ई इनवॉइस के यहाँ पे लिखा है वैलिड कब माना जाता है। ई इनवॉइस वैलिड तभी माना जाता है जब उसके ऊपर 64 कैरेक्टर्स का इनवॉइस रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है। जब उसके ऊपर 64 कैरेक्टर्स का इनवॉइस रेफरेंस नंबर मेंशन किया जाता है तभी उसे वैलिड ई इनवॉइस माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिन ट्रांजेक्शन में आपको ई इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनमें आप ई इनवॉइस इशू नहीं भी करोगे तो चलेगा। कौन कौन सी, जब भी आप सप्लाई करते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारे मिस्टर ए है, यहाँ पे हमारे मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को सप्लाई कर रहे हैं और मिस्टर बी जो है हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो जब भी हमारा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो उस केस में अगर आप ई इनवॉइस नहीं इशू करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, जब भी आपको इनवॉइस इशू करते हो किसी ISD को तब भी आपको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी आपको गुड्स इंपोर्ट करते हो उस केस में भी ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है पर्सन्स ऑन विच ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल। भैया ये पॉइंट याद रखना कि इन ट्रांजेक्शन के ऊपर इनवॉइस नहीं लगता और इन लोगों के ऊपर नहीं लगता। अब जैसे गवर्नमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे किसी को भी सप्लाई करे उसके ऊपर ई इनवॉइस नहीं लगेगा। मतलब ये सारे अगर सप्लायर्स होते हैं, जब भी ये लोग ये सारे सप्लायर होंगे तो उनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। कौन कौन से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC, GTA, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और मल्टीप्लेक्स। ये जो लोग हैं अगर ये सप्लायर हैं, ये कोई भी सर्विस सप्लाई करें, इनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। एक और बार देख लेते हैं कौन कौन है, क्विकली एक बार रीड करोगे याद हो जाएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस, बैंक, NBFC और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड मल्टीप्लेक्स, इनके ऊपर आपके ई इनवॉइस के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होते। बहुत सिंपल पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का IRP पोर्टल है और गवर्नमेंट का जो GST पोर्टल है ये इंटरलिंक है। मतलब अगर आपने कोई इनवॉइस जाके यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया, IRP पोर्टल पे जाके आपने कोई इनवॉइस प्रिपेयर कर दिया तो वो आपकी GSTR1 में अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, आपको दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। दोनों पोर्टल जो है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपको ई इनवॉइस पूरा समझ आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे जनरली इसी वाले पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। याद रखना कोई दिक्कत है ही नहीं। 2017-18 के बाद किसी भी ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ क्रॉस कर गए तो भैया ई इनवॉइस मैंडेटरी हो गया। ई इनवॉइस होता क्या है, जो गवर्नमेंट के IRP पोर्टल पे जाके प्रिपेयर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा डायनामिक QR कोड। टॉपिक है हमारा डायनामिक QR कोड। देखो दो तरह के QR कोड होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक QR कोड और एक होता है हमारा डायनामिक QR कोड, ठीक है। स्टैटिक QR कोड क्या होता है, जनरली जैसे आप छोटी मोटी शॉप पे जाते हो तो वहां पे उन्होंने पेटीएम का एक वो पेस्ट कर रखा होता है कि भैया इस पे स्कैन कर दो, आप अपनी पेमेंट कर दो, ठीक है। ये जो QR कोड होता है ये सबके लिए सेम होता है, आपके लिए सेम होगा, मेरे लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होता है। और इस QR कोड में जो अमाउंट होता है वो हमें मैनुअली एंटर करना पड़ता है, ठीक है। आप सबने देखा होगा स्टैटिक QR कोड क्या होता है। दूसरा QR कोड होता है डायनामिक QR कोड, जो कि सबके लिए अलग अलग होता है। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आप जैसे कई बार बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो उन लोगों के पास एक मशीन होती है जिसपे कार्ड स्वाइप करा जाता है। तो उसमें कार्ड स्वाइप करने की जगह वो लोग UPI का ऑप्शन लगा देते हैं और आपको एक QR कोड दे देते हैं।
आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और आपने देखा होगा उस केस में आपको अमाउंट जो है वो मैन्युअली एंटर नहीं करना होता, अमाउंट जो है उस केस में अपडेटेड होता है, ऑलरेडी अपडेटेड होता है ऑलरेडी। ठीक है, जो अमाउंट होता है डायनामिक क्यूआर कोड के केस में वो ऑलरेडी अपडेटेड होता है, आपको सिर्फ स्कैन करना होता है और आपको अपनी पेमेंट करनी होती है, आपको अमाउंट एंटर नहीं करना होता। तो ये वाले जो कोड्स होते हैं उन्हें कहते हैं डायनामिक क्यूआर कोड, और ये वाले जो लॉ है हमारा वो डायनामिक क्यूआर कोड के ऊपर एप्लीकेबल है, स्टैटिक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। स्टैटिक तो भैया हर किसी ने आजकल अपनी शॉप पे लगा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं डायनामिक क्यूआर कोड। यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट ये लिखा हुआ है कि याद रखना ये डायनामिक क्यूआर कोड के ऊपर एप्लीकेबल है, स्टैटिक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब डायनामिक क्यूआर कोड जो है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर मैंडेटरी है कि उन्हें अपने पास डायनामिक क्यूआर कोड रखना पड़ेगा। हर एक रजिस्टर पर्सन को, देखो ऐसे समझते हैं दोबारा, 2017-18 के बाद आज प्रेजेंट तक, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एनी फाइनेंशियल ईयर, एनी वर्ड याद रखना भैया, इनवॉइसिंग, ई इनवॉइस में भी एनी आ रहा है और यहाँ पे भी, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाती है 500 करोड़ को, कितने को, 500 करोड़ को अगर क्रॉस कर जाते हो तो भैया आपके ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड मैंडेटरी हो जाता है। किस रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पैन लेवल पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एनी फाइनेंशियल ईयर, एनी लिखा हुआ है देखो, एनी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 के बाद 500 करोड़ अगर क्रॉस कर गई है तो उसके ऊपर डायनामिक कोड के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो गए। मतलब उसे जो आप कोड लगाना पड़ेगा वो डायनामिक क्यूआर कोड रखना पड़ेगा, स्टैटिक वाला नहीं चलेगा। ठीक है जी, डायनामिक क्यूआर कोड रखना मैंडेटरी हो गया। अब ये किसके ऊपर कौन सी ट्रांजेक्शन के एप्लीकेबल होता है, जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करते हो उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। मतलब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और मैं वहां पे शॉपिंग करने गई, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मेरे ऊपर जो मुझे वो क्यूआर कोड देंगे वो एक डायनामिक क्यूआर कोड देंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें आपका डायनामिक कोड का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर गई है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 के बाद। उसके बाद इन सब के ऊपर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता। सेम वैसे वाले ये देखो, इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मल्टीप्लेक्स एंड ओआईडीआर सर्विसेज जो देते हैं, इनके ऊपर आपका डायनामिक क्यूआर कोड का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अगर ये लोग स्टैटिक भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर, सप्लायर का जीएसटीआई होना चाहिए, सप्लायर की यूपीआई आईडी होनी चाहिए, पेई बैंक का नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए, इनवॉइस का अमाउंट होना चाहिए विद जीएसटी ब्रेकअप। इनवॉइस अमाउंट तो देखो मैंने आपको बता दिया कि उसमें ऑलरेडी हमारे पास आता ही है, हमें अमाउंट मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें जीएसटी ब्रेकअप भी मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट और लिखे हैं, ये एक साथ देखते हैं। देखो सपोज करो आप गए किसी शॉपिंग मॉल में और वहां पे उन्होंने आपको डायनामिक क्यूआर कोड उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आपने उनसे कहा नहीं पहले मुझे बिल दो, पहले मुझे इनवॉइस दो, फर्स्ट इनवॉइस दो, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। पहले मुझे इनवॉइस दो, पहले इनवॉइस प्रिंट करके दो, उसके बाद मैं आपकी पेमेंट करूंगा। अगर ऐसे वाली केस है तो उसमें उनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि जब वो इनवॉइस का प्रिंट देंगे उसके ऊपर क्यूआर कोड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपने पहले कहा पहले मुझे इनवॉइस दो बाद में पेमेंट करूंगा, तो जो आपको इनवॉइस देंगे उसके ऊपर क्यूआर कोड होना चाहिए, डायनामिक क्यूआर कोड होना चाहिए। सेकंड केस हो सकता है कि आप लोगों ने जनरली यही होता है कि वो लोग आपको पहले वो दे देते हैं कि भैया इसमें स्कैन कर दो, आप स्कैन कर देते हो, उसके बाद वो आपको बिल देते हैं। तो अगर आपने पहले पेमेंट कर दी, सेकंड केस है, फर्स्ट आपने पेमेंट करी है एंड बाद में आपको इनवॉइस मिला है, तो इस केस में क्या होता है कि वो लोग फर्स्ट तो आपको डिजिटल डायनामिक क्यूआर कोड देंगे, डिजिटल डायनामिक क्यूआर कोड देंगे कि भैया आप स्कैन कर दो, और सेकंड जब वो अपना इनवॉइस इश्यू करेंगे उसके ऊपर इस क्यूआर कोड की रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूआर कोड की रेफरेंस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए आप लोगों के लिए कि अगर मान लो कस्टमर जो पेमेंट करेगा वो आफ्टर इनवॉइस करेगा, पहले इनवॉइस चाहिए बाद में पेमेंट है, तो उस केस में जो क्यूआर कोड होता है वो इनवॉइस के ऊपर ही लगा दिया जाता है। अगर दूसरा केस होता है कि पहले पेमेंट हो गई और बाद में इनवॉइस प्रिंट हो रहा है, तो उस केस में वो लोग पहले आपको डिजिटल क्यूआर कोड देंगे और नेक्स्ट वो जो क्यूआर कोड की रेफरेंस होगी वो अपने इनवॉइस में मेंशन करेंगे। डायनामिक क्यूआर कोड का जो प्रोविजन है वो यूआईएन होल्डर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये जो यूआईएन होल्डर्स होते हैं उन्हें अनरजिस्टर्ड पर्सन ही ट्रीट किया जाता है, तो इनके ऊपर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लोगों के लिए लिखा है कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं, जो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, वो अपने बिल पे जीएसटी नहीं चार्ज करते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है और एग्जाम सप्लाई भी करता है, तो उस केस में वो क्या इशू करेगा, उस केस में वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, जिसका स्ट्रक्चर एज इट इज सेम होगा इनवॉइस की तरह। ठीक है, जो अगर आप टैक्सेबल एग्जाम गुड्स दोनों सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है रिवाइज इनवॉइस। देखो रिवाइज इनवॉइस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। सपोज करो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो गए ऑन 30th जनवरी। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5th फरवरी को, और आपका रजिस्ट्रेशन जो आपके पास आया वो आया 18th फरवरी को। ठीक है, अब आप लाइबल हुए थे 30 जनवरी को, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन आया 18 फरवरी को, 18 डेज बाद। अभी जो 18 डेज में जितने भी आपने बिल इशू करे हैं ना, जितने भी आपने बिल इशू करे, इन्हें रिवाइज करना पड़ता है और उनमें जीएसटी ऐड करना पड़ता है। इन सब के लिए आपको एक रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो रिवाइज इनवॉइस क्या होते हैं, इनवॉइस जो इशू होते हैं जिस दिन आप लाइबल हुए और जिस दिन आपके पास आरसी आई। यहाँ पे आपके मान लो आपके पास आरसी आई, जिस दिन आप लाइबल हुए और जिस दिन आपके पास आरसी आई, इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी दिन होते हैं, उन दिनों में आपने जितने भी इनवॉइस इशू करे हैं वो आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं और उनमें जीएसटी ऐड करके शो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या पहले मतलब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रजिस्टर, he has to issue the revised invoice from the date he's become liable to register to the date of RC। जिस दिन RC आएगी और जिस दिन लाइबल हुए, इसके बीच में जितना भी टाइम है उसके लिए रिवाइज इनवॉइस इशू किए जाएंगे। अब रिवाइज इनवॉइस आप कहोगे कि मैम सपोज करो 18 डेज में, अब 18 दिन है, 18 डेज में सपोज करो मैंने 18,000 बिल इशू कर दिए। अब क्या मैं सब सारे रिवाइज करूं, दोबारा सारे बिल दोबारा इशू करूं? क्या मैं कंसोलिडेटेड नहीं कर सकता? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी इशू कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस है। अगर आपका रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, जिसे आपने सेल्स करी वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो भैया आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपको सेपरेट रिवाइज इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा, वहां पे भूल जाना। लेकिन अगर आपका रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इनवॉइस इशू कर दो, हमें चलेगा। लेकिन अगर आपका रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, उसमें अगेन दो कंडीशन आएंगी कि जो वैल्यू सप्लाई है वो 2.5 लाख तक है तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो, अगर मोर देन 2.5 लाख है तो आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। देखो चार्ट फॉर्मेट में आप खुद ही समझ जाओगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है ये। क्या हुआ, अगर आप कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस कब इशू कर सकते हो, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, अनरजिस्टर्ड है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो आपको देखना है कि आपकी वैल्यू सप्लाई 2.5 लाख तक है या उससे ज्यादा है। उससे कम है तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको एक सेपरेट इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, आप कंसोलिडेटेड इशू नहीं कर सकते। बहुत सिंपल पॉइंट था ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा HSN कोड। सबसे पहले ये देखते हैं HSN कोड होता क्या है। देखो जब भी आप स्कूल में थे या अभी भी जब आप ICAI के एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट A जो है उसका रोल नंबर 1 है, B का जो है वो रोल नंबर 2 है, D का 3 है। तो इस तरह से आपको रोल नंबर असाइन किए जाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक रोल नंबर असाइन किया है, एक कोड असाइन किया है, एक नंबर असाइन किया है जिसे हम कहते हैं एक कोड असाइन किया है। उस कोड को कहते हैं HSN कोड। क्या कहते हैं? HSN कोड कहते हैं। गवर्नमेंट ने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक कोड असाइन किया है, इस पेन को भी किया है, इस लैपटॉप को भी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सबको एक कोड असाइन किया गया है जिसे कहते हैं HSN कोड। अभी जो HSN कोड है ये आपको अपने इनवॉइस पे लिखना होता है। अब जब भी देखो, जब भी आप कोई सप्लाई करते हो, जब भी आप कोई सप्लाई कर रहे हो और आप सप्लाई कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, मेरी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 5 करोड़ थी, 5 करोड़ से कम की थी और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उस केस में मुझे 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा अपने इनवॉइस के ऊपर। सेकंड केस आता है कि आप रजिस्टर्ड ही हो लेकिन मेरी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ थी, तो उस केस में मुझे 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो,
मेरी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 5 करोड़ थी तो मैं HSN कोड नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ थी तो मुझे 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि आप इनवॉइस ऑफ एक्सपोर्ट, जब भी आपको एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको ये 3 चीजें जरूर लिखनी होती हैं। क्या क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी और डेजिग्नेशन कंट्री, किस कंट्री में जा रहा है। लॉजिक है यार, देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और मेरे साथ ध्यान से सुनना, बहुत इजीली बता दूंगी। 3 वाउचर पढ़ने हैं, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर। बच्चे पूरा जीएसटी पढ़ लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि भैया ये 3 वाउचर हैं क्या। कौन कौन से? रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर। सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट वाउचर। सपोज करो यहाँ पे मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर बी है, इनके बीच में एक सर्विस का सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, जो कि स्टार्ट होना है 1 जून से। 1 जून से 30 जून तक, 1 जून से 30 जून तक, 1 जून से 30 जून तक मिस्टर ए को कोई सर्विस सप्लाई करनी है मिस्टर बी को, ठीक है। 1 महीने का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दे दिया। क्या दिया? एडवांस दिया। कितने का? 1 लाख रुपीज का। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी है 10 लाख की और इन एडवांस गया है 1 लाख रुपीज का। तो जो 1 लाख रुपीज का एडवांस रिसीव होता है, अब देखो मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज का एडवांस रिसीव हो गया। अब ये पूरा बिल तो अब इशू कर नहीं सकते, इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकते। अब इन्हें ये एडवांस इशू हुआ है, रिसीव हुआ है, इसके लिए वो इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। जब भी आपको कोई एडवांस रिसीव होता है उसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है कि भैया मुझे एडवांस रिसीव हुआ है, इसलिए आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है। अब देखो सपोज करो 2 केस हो सकते हैं। इस टाइम पे जब ये एडवांस रिसीव हुआ उस टाइम इन्हें पता था कि इन्हें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करनी है, तो ठीक है। अगर नहीं पता था तो जीएसटी का रेट कौन सा लेंगे? हो सकता है ना मल्टीपल चीज सप्लाई करनी हो, चार सर्विस सप्लाई करनी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि जीएसटी का रेट क्या है, उस टाइम आपको पता नहीं है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 18% के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट लगा दो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा ये है, अगर आपको पता नहीं है कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटर स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी, तो उस केस में आप इंटर स्टेट अज्यूम करो, IGST लगा के जो आपका रिसिप्ट वाउचर है वो इशू कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट सिंपल है। अगर ये दोनों पॉइंट आइडेंटिफाइबल हैं, जब आपको पता है कि आपका रेट क्या है और आपको ये पता है इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, तो ठीक है। अगर नहीं पता, उस टाइम पे कंफ्यूजन है क्योंकि मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है, तो अगर कंफ्यूजन है तो 18% का जीएसटी रेट लगा सकते हो और इंटर स्टेट सप्लाई अज्यूम कर सकते हो एंड आप अपना रिसिप्ट वाउचर इशू कर सकते हो। रिसिप्ट वाउचर इशू कब होता है? जब आपको कोई एडवांस रिसीव होता है। सेकंड है हमारे पास रिफंड वाउचर। देखो रिफंड वाउचर क्या है ना, सपोज करो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, स्टार्ट ही नहीं हुआ उससे पहले ही कैंसिल हो गया, मिस्टर बी कह रहे हैं मेरा एडवांस वापस करो, मिस्टर ए ने उनका एडवांस वापस कर दिया। तो जब भी आपको एडवांस रिसीव हुआ था वो आप रिफंड कर देते हो, वापस कर देते हो, तो आप रिफंड वाउचर इशू करते हो। याद रखना रिफंड वाउचर तभी इशू होता है ना तो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे गए हो और ना ही कोई इनवॉइस इशू किया गया हो। इस ट्रांजेक्शन में जब ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी, स्टार्ट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी, तभी रिफंड वाउचर इशू होगा, ताकि रिसिप्ट वाउचर का इफेक्ट 0 किया जाए, ठीक है। रिफंड वाउचर सिंपल था। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट वाउचर। आइए देखते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। देखो एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड सप्लाई किए, सर्विसेज सप्लाई करी, गुड सप्लाई किए, कुछ भी किया। इस ट्रांजेक्शन में आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मिस्टर बी को गवर्नमेंट को जाके जीएसटी पे करना होता है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो हमारा रिसिपेंट है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। तो इस केस में अब ये जो बिल था वो था 100 रुपीज का, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दी 100 रुपीज की, 100 रुपीज की, और जो जीएसटी की पेमेंट थी वो मिस्टर बी ने जाके गवर्नमेंट को कर दी। अभी जो मिस्टर बी जब मिस्टर ए को 100 रुपीज की पेमेंट करेंगे तब वो इशू करेंगे अपना पेमेंट वाउचर। क्या हुआ? देखो सप्लायर है, यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट है, ठीक है। अब इसमें एज्यूम करो सप्लायर जो है हमारा वो रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर ने अपना टैक्स इनवॉइस इशू करा, उसमें प्राइस लिखा 100 रुपीज का और जीएसटी ऐड नहीं करा और आरसीएम वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। एक ना बिल में ऑप्शन होता है आरसीएम का, आरसीएम वाले ऑप्शन पे उसने टिक कर दिया और ये जो रिसिपिएंट है ये जाके गवर्नमेंट को अपना जीएसटी पे कर देगा। तो जब रिसिपिएंट ये 100 रुपीज की पेमेंट करेगा ना, जब 100 रुपीज की पेमेंट करेगा सप्लायर को, तो अब पेमेंट वाउचर इशू करेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है।
सेकंड केस ले लेते हैं कि हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता, तो वो रिसिपिएंट को 100 रुपीज का बता देगा बिल, और रिसिपिएंट 100 रुपीज की जब पेमेंट करेगा तो अगेन पेमेंट वाउचर इशू कर देगा। यहाँ पे रिसिपिएंट एक सेल्फ टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ये याद रखना। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जब इसमें सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो वही टैक्स इनवॉइस इशू कर देता है, लेकिन सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है आरसीएम वाली ट्रांजेक्शन में तो रिसिपिएंट एक सेल्फ टैक्स इनवॉइस इशू करता है, और पेमेंट वाउचर तब इशू किया जाता है जब एक्चुअल में रिसिपिएंट पेमेंट करता है सप्लायर को, जो उन ट्रांजेक्शन्स में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है। ठीक है, इसके साथ हमने तीनों वाउचर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर कब इशू होता है? जब हमें कोई एडवांस रिसीव होता है। रिफंड वाउचर तब इशू होता है जब हम वो एडवांस रिटर्न कर देते हैं। और पेमेंट वाउचर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो ट्रांजेक्शन आती है उसमें इशू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। क्रेडिट नोट का देखते हैं। सपोज करो आपको बिल इशू करना था 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और आपने गलती से कर दिया 1,20,000 का, 20,000 का इनवॉइस ज्यादा इशू कर दिया। तो जब भी आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जहां पे आपने टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली है जितनी चार्ज करनी चाहिए थी, या फिर दूसरा केस हो सकता है आपके पास जो आपके गुड्स हैं वो रिटर्न आ गए हैं, वापस आ गए हैं, तो इस केसेस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। क्रेडिट नोट आप कब तक इशू कर सकते हो? 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर या फिर जब आप एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, विच एवर इज अर्लियर तक आप अपना क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। पॉइंट देखो बहुत सिंपल है। क्या हुआ? अगर आपकी जितनी आपको वैल्यू चार्ज करनी थी आपने गलती से ज्यादा चार्ज कर ली है, तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट इशू करोगे। और अगर कोई गुड्स आपके पास वापस आ गए, रिटर्न आ गए, तब भी आप क्रेडिट नोट ही इशू करोगे। कब तक इशू कर सकते हो? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट उसका उल्टा है। जब आपको सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको चार्ज करना था 1 लाख ही चार्ज करना था, गलती से 80,000 चार्ज कर लिया, 20,000 आपने कम चार्ज किया, तो इस केस में आप डेबिट नोट इशू करोगे। और डेबिट नोट इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 10 साल बाद भी डेबिट नोट इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बहुत सिंपल पॉइंट था। अब चलते हैं, एक पॉइंट है डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान आप कब इशू करते हो? देखो जब भी आप सप्लाई करते हो लिक्विड गैस की, या फिर कोई जॉब वर्क के लिए कोई सामान भेजते हो, या अपनी खुद की स्टैब्लिशमेंट को कोई सामान भेजते हो, तब आप डिलीवरी चलान इशू करते हो। लिक्विड गैस की कोई सप्लाई करते हो, या फिर आप अपने कोई सामान जॉब वर्क के लिए भेजते हो, या अपनी खुद की किसी स्टैब्लिशमेंट को जब कोई सामान भेजते हो, तब आप डिलीवरी चलान इशू करते हो। एक केस और है, जब आप गुड्स भेजते हो अप्रूवल बेसिस पे, तब भी आप डिलीवरी चलान ही इशू करते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारा है एक आर्टिस्ट, यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट है और इन्होंने एक एग्जीबिशन है, यहाँ पे एक एग्जीबिशन है। आर्टिस्ट ने अपनी 10 पेंटिंग्स भेजी एग्जीबिशन में। तो जब ये 10 पेंटिंग्स भेजेंगे तब इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकते, क्योंकि अभी वो सेल्स नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो ये भेजेंगे डिलीवरी चलान के साथ। क्या देंगे? डिलीवरी चलान। एग्जीबिशन से मान लो 2 पेंटिंग सोल्ड हो गई, तो जब ये 2 पेंटिंग सेल होंगे ना, तब उस टाइम वो इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है, इनवॉइस इशू करेंगे इन 2 पेंटिंग्स के लिए। लेकिन जब ये गैलरी में भेज रहे होंगे तो उस टाइम ये अपने डिलीवरी चलान के साथ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा है, जब भी आप गुड्स भेजते हो अप्रूवल बेसिस के लिए, तब आप उसे डिलीवरी चलान के साथ भेज सकते हो, इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो ये सारे सब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ सप्लायर्स को मेंशन करा है, उन्हें मेंशन करके कहा है कि अगर आप इनवॉइस नहीं भी इशू करोगे, लेकिन इनवॉइस की जगह इन चीजों को इशू कर दोगे, तो हम मान लेंगे कि आपने इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, किस किस को कहा है? देखो क्या कहा है गवर्नमेंट ने, अगर आप इनवॉइस नहीं इशू कर रहे, इनवॉइस की जगह ये चीज इशू कर दोगे, तो हम मान लेंगे आपने इनवॉइस ही इशू करा है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा इंश्योरेंस कंपनी को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को, कि अगर आप इनवॉइस नहीं इशू करते लेकिन मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इशू कर देते हो तो चलेगा, मान लिया जाएगा कि वही आपका इनवॉइस है। जो मंथली आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है ना, तभी आती है, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि आप इनवॉइस मत इशू करो, मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इशू कर दो। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये फिजिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकती है, और इस पर सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे इनवॉइसेस होते हैं ना, उन पर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इनके ऊपर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जीटीए। जीटीए को गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम इनवॉइस तो इशू करोगे, इनवॉइस के साथ साथ एक कंसाइनमेंट नोट भी इशू करोगे। जीटीए के ऊपर डबल रिक्वायरमेंट है। उन्हें कहा है इनवॉइस तो भैया दोगे, उसके साथ साथ आप कंसाइनमेंट नोट भी इशू करोगे। और कंसाइनमेंट नोट में ये 6 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ग्रॉस वेट होना चाहिए, कंसाइनर कंसाइनी का नाम होना चाहिए, व्हीकल नंबर होना चाहिए, डिटेल ऑफ गुड्स, जीएसटी ऑफ नंबर ऑफ जीएसटी ऑफ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, और ओरिजिन और डेस्टिनेशन। मतलब देखो बहुत बेसिक चीजें ही मांगी है। क्या? कितना वेट है,
कंसाइनर कंसाइनी कौन है, ओरिजिन डेस्टिनेशन क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, गुड्स क्या सप्लाई कर रहे हो, और जो भी पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए उसका GSTIN नंबर चाहिए। तो ये सारी चीजें कंसाइनमेंट नोट में आनी चाहिए। याद रखना ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपके कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक बार रीड करके चले जाना, खुद बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं उन्हें कहते हैं कि जो आप अपना टिकट दोगे ना, उस टिकट को ही मान लिया जाएगा कि आपका इनवॉइस है। उस टिकट को ही, जैसे आप मेक माई ट्रिप वगैरह से अगर ट्रेन वगैरह की टिकट बुक करते हो तो वहां पे आपके पास पूरा एक टिकट आता है बन के, उसे ही मान लिया जाएगा कि वो इनवॉइस है। और उसमें अगर आपकी ये चीजें नहीं भी होंगी तो चलेगा। क्या चीजें, सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट का एड्रेस और सीरियल नंबर नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ में लास्ट पॉइंट है मल्टीप्लेक्स। जब भी आप मूवी वगैरह देखने जाते हो तो उनका भी जो टिकट होता है उसे ही इनवॉइस मान लिया जाता है। उनके में भी सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये वाला जो रूल है, ये वाला जो है नॉर्मल थिएटर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लेक्स नहीं है तब भी वो चाहें तो ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो है कंटेंट ऑफ इनवॉइस एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट इन सम केसेस। देखो, जो हम इनवॉइस इशू करते हैं, डिवाइस इनवॉइस इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, इन सब चीजों इनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी मैंडेटरी है और कुछ कुछ नहीं भी होंगी तो चलेगा। जैसे अब ये HSN कोड है, HSN कोड हमारे इनवॉइस में और बिल ऑफ सप्लाई में चाहिए होता है, बाकी सब में कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो टेबल है, ये बहुत सिंपल टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों को सिर्फ एक बार रीड करनी है, मैं आपको यहाँ पे रीड नहीं करा रही हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक, सिंपल सी टेबल है। क्विकली एक बार एग्जाम से पहले आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार प्लीज रीड करके चले जाना। बहुत सिंपल पॉइंट है यहाँ पे। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक ये टेबल है जो एक बार आपको खुद रीड करनी है, इसके अलावा मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। बहुत इजी चैप्टर है, छोड़ के नहीं जाना। क्विकली वाली रिवीजन वीडियो से आपको सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। अब इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।